जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 सितंबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो पेपर होता है वो टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आज का ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग खुद से पढ़ लें। डेली न्यूज़ एनालिसिस का समय मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, डेली मैं नहीं कर रहा हूँ। वीक में 2 दिन, मंडे एंड फ्राइडे को यहाँ पे मैं आपके लिए न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ। डेली फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ आपके लिए मैं डेली प्रोवाइड कर देता हूँ। न्यूज़ आप लोग पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरे जो एनालिसिस आप यहाँ पे सुन रहे हैं उसके बाद कोशिश करें जिस न्यूज़ का मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उस न्यूज़ के बारे में जाकर के वहाँ पे पढ़ लें। न्यूज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप न्यूज़ पढ़ना नहीं शुरू कीजिएगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आपकी चीज़ें समझ में आती जाएगी। सभी न्यूज़ को नहीं पढ़ना, एटलीस्ट जो न्यूज़ को मैं टिक करता हूँ उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक आधार पे क्यों दिया जा रहा है आरक्षण? अब देखिए, ये जो मैटर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी कमेंट करने से बचूंगा। आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मैटर चल रहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। यद्यपि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उसकी वैधता को चुनौती माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी कि क्या आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इसका क्या संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेंगे। हमारे संविधान का कस्टोडियन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारतीय संविधान का कस्टोडियन कौन है। तो हमारे संविधान का कस्टोडियन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस जिसे हम कहते हैं, ये 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो कुछ संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए, हो सकता है बीपीएससी पीटी में पूछ दें। सबसे पहले मैं चलता हूँ 99 संविधान संशोधन। 99 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रोविजन किया गया, एनजेएसी का प्रोविजन किया गया। 100 नंबर का जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा बांग्लादेश को कुछ जमीन ट्रांसफर किया गया और बांग्लादेश से भी कुछ जमीन लिया गया 100वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है भूमि का विवाद था उसको 100वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 102 संविधान संशोधन के द्वारा बैकवर्ड कमीशन का, राष्ट्रीय बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन जिसकी चर्चा इस पेपर में दिया गया है, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से 2 काम हुआ। एक काम हुआ है कि जो संसद है और विशेष रूप से लोकसभा, वहाँ पे एससी कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। बिहार में भी 6 ऐसा सीट है जहाँ पे सिर्फ एससी समुदाय के लोग ही खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी लोग खड़ा होगा एससी कम्युनिटी का लोग ही खड़ा होगा। जैसे गया में एमपी का जब चुनाव होता है तो वहाँ जो भी लोग खड़ा होगा एससी कम्युनिटी का खड़ा होगा। वैशाली, समस्तीपुर, ये वो जगह है जहाँ पे एससी कम्युनिटी के लोग ही फाइट कर सकते हैं। और इसका जो आरक्षण है, इसकी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दूसरा काम किया गया है 104 संविधान संशोधन में कि एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण दिया जाता था 331 के द्वारा लोकसभा में और 333 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में 2 सीट रिजर्व रहता था एंग्लो इंडियन के लिए।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में, देश में जितना भी विधानसभा है सभी में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था। तो इसके प्रोविजन को समाप्त किया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 105वां संविधान संशोधन सबसे रिसेंट है। इसके द्वारा 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य ये खुद डिसाइड करेंगे कि किस कम्युनिटी को या किस जाति के लोगों को जो है बैकवर्ड में लाना है, किस जाति के लोगों को आरक्षण देना है या नहीं देना, राइट। बैकवर्ड कम्युनिटी में किसे रखना है या नहीं रखना, ये 105वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि राज्य अब खुद डिसाइड करेंगे कि उसके यहाँ ओबीसी के अंतर्गत यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत कौन सी जाति रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ बेसिक प्रोविज़न है, लेकिन ये जो न्यूज़ है इस पर मैंने चर्चा इसलिए नहीं किया है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही इस पर डिसीजन आएगा मैं यहाँ पे आपके लिए चर्चा कर दूंगा। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है, अभी 2 दिन आपको भी इस पर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हो रही है। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए वो उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं और उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ का समिट होने वाला। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि एससीओ का समिट जो हो रहा है, तो एससीओ क्या है, एससीओ का बैकग्राउंड क्या है, एससीओ की स्थापना कब हुआ था, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करूँगा। लेकिन एससीओ के समिट के दौरान पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट होगा और एससीओ के समिट के दौरान जो डिक्लेरेशन साइन होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन वो संगठन होता है जब सरकार और सरकार किसी संगठन का पार्ट होता है तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन अंतर सरकारी संगठन है क्योंकि विभिन्न सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एससीओ अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स अंतर सरकारी संगठन है क्योंकि कई सारे सरकारें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना। यानी यूरेशियन संगठन है, यूरोप भी इसका पार्ट है और एशिया भी इसका पार्ट है। प्रारंभ में 1996 में संघाई 5 संगठन था और संघाई 5 में 5 देश था, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 5 देश था संघाई 5 में। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को संघाई में हुआ था। तो जो पहले संघाई 5 संगठन था, संघाई 5 संगठन को ही 15 जून 2001 को जब इसमें उज्बेकिस्तान प्रवेश किया तो उसके बाद इस संगठन का नाम एससीओ रख दिया गया, संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना 2001 में हुआ था जब उज्बेकिस्तान इसमें प्रवेश किया, तब जाकर के संघाई 5 को ही संघाई सहयोग संगठन नाम दे दिया गया। एससीओ का चार्टर 2002 में हस्ताक्षर हुआ और 2003 में एससीओ का चार्टर लागू हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसके सदस्य का दर्जा मिल गया, राइट। रूसी और चीनी भाषा एससीओ की आधिकारिक भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रूसी और चीनी जो एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2021 में ईरान को इसका पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। पहले ईरान पर्यवेक्षक था लेकिन 2021 में ईरान को भी इसका पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो अब एससीओ में टोटल कितने सदस्य हो गए? 9 सदस्य हो गए। संघाई 5 के 5 देश, उज्बेकिस्तान जो 2001 में प्रवेश किया था 6ठा देश हो गया, 7वां 8वां देश भारत और पाकिस्तान हो गया और 9वां देश इसमें हो गया ईरान। यानी इसके सदस्य देश में नाम मैं रिपीट कर रहा हूं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक में वर्तमान में शामिल है। और एससीओ में 2021 में 3 नया पर्यवेक्षक देश बना है। एक सऊदी अरब बना है, मिस्र बना है और कतर बना है। ये एससीओ में 2021 में 3 नए सदस्य देश बने हैं। अब देखिए एससीओ की जो कुछ प्रमुख संरचना है, एक तो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है, एक है शासन प्रमुखों की परिषद है,
विदेश मंत्रियों की परिषद है, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। तो इसमें जो वर्तमान में जो मीटिंग हो रही है एससीओ की संरचना में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है राष्ट्र प्रमुख की परिषद। तो माननीय प्रधानमंत्री जो गए हैं उज्बेकिस्तान, वहाँ पे एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बेसिकली एससीओ के ही राष्ट्र प्रमुख की परिषद की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। एससीओ का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसे रेड्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो रेड्स का जो हेडक्वार्टर है ये ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रेड्स का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछता है। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के 16 से लेकर के 19 मई 2022 में रेड्स की मीटिंग भारत में हुई है। तो हो सकता है बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछ दे कि रेड्स की रिसेंट मीटिंग 2022 में कहाँ पे हुई है, तो इसकी मीटिंग भारत में हुई है। बाकी एससीओ की मीटिंग के दौरान जो भी डिक्लेरेशन साइन होगा या पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ क्या पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से होती है या पीएम मोदी की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होती है, इसका हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पर क्या होने वाला है। सरकार ने बताया सांसदों और विधायकों के साथ कैसे पेश आए अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह कैसे सांसद के साथ और कैसे विधायक के साथ पेश आए, इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया। ये भी न्यूज ऑफ द डे है। ये आप देख रहे हैं, एक विशेष विमान भेजा गया है, चार्टर विमान है, एक विशेष विमान जिसमें आपको बाघ की आकृति का चित्र दिख रहा है, और ये भारत की तरफ से भेजा गया है नामीबिया। क्यों भेजा गया है? क्योंकि नामीबिया से हम चीता ला रहे हैं। चीता इतना चर्चा में क्यों है? इसका रीजन है कि 70 साल का हम इंतजार किए हैं। 70 साल से भारत में कोई चीता नहीं है। 1947 में अंतिम बार भारत में चीता देखा गया था। अब सोच कर देखिए, 75 साल हो गए हैं, 75 साल से भारत में चीता नहीं देखा गया, इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं। 1952 में 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया। जब 5 साल में कोई भी एक भी चीता भारत के जंगलों में नहीं दिखा, तब 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया। और आज 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद पहली बार हमारे देश में चीता आ रहा है, इसलिए हमारे लिए गर्व का पल है, खुशी का पल है। ओके, चीता पुनर्प्रवेश प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में किया गया था। चीता को भारत में फिर से प्रवेश करवाने के लिए, फिर से लाने के लिए इस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं 2022 में सफल हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बेसिकली 2009 में किया गया था। चीता पुनर्प्रवेश प्रोजेक्ट था बेसिकली ये। इसका नोडल एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA बोलते हैं इसे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 4 बिग कैट हैं बेसिकली, शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट बिग कैट हैं, ये चीता आने के बाद ये चारों बिग कैट होने वाला एक देश जहाँ पे ये चारों बिग कैट होगा, एकमात्र देश भारत बन जाएगा जहाँ पे ये चारों बिग कैट होगा। यानी 17 सितंबर को जब चीता हमारे देश में आ चुकेगी, कल जब चीता हमारे देश में आ चुकेगी, उसके बाद चारों बिग कैट वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी हम लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले इसके तहत कूनो पालपुर अभ्यारण्य में जो है चीता को लाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में है। बाद में जैसे ही चीता की आबादी बढ़ेगी या फिर से चीता अगर आएगा तो वो राजस्थान में भी रखवाया जाएगा, इसके लिए भी क्षेत्र चुना गया। लेकिन कूनो पालपुर अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा था 2019 में इस पे कि कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चीता को लाने के बाद इसे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखवाया जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। अफ्रीका देश नामीबिया से चीता 17 सितंबर 2022 को, यानी कल जो है अफ्रीकन देश नामीबिया से चीता आ रहा है। अच्छा, स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नामीबिया चीता भारत कहाँ से ला रहा है, तो अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से चीता आ रहा है, जिसे कूनो पालमपुर अभ्यारण्य में रखवाया जाएगा।
भारत में 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से अभी तक कोई चीता नहीं देखा गया। और जब लगातार 5 वर्ष तक भारत में कोई चीता नहीं देखा गया, तब 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया है। अब देखिए, इसका बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है कि माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थी 1977 में भी चीता को लाने का प्रयास किया था ईरान से, लेकिन ईरान ने हमें चीता देने से मना कर दिया था, इसलिए भी ये काफ़ी चर्चा में है। अब चीता को लाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की देखभाल या उस प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यानी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है या इसके अधीन एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा NTCA की स्थापना किया गया है। चूंकि इसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे एक सांविधिक निकाय कह सकते हैं। NTCA एक सांविधिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है, एक लीगल बॉडी है। NTCA के जो अध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता ये दोनों NTCA रेगुलेट करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है चीता के बारे में। मुझे लगता है निश्चित तौर पे BPSC क्वेश्चन किसी न किसी रूप से पूछेगी, या UPSC में क्वेश्चन निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में इससे पूछा जाएगा। मुकदमों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली पे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जताई नाखुशी। यू ललित हमारे देश के 49वें CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा सुनता है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रणाली होती है, उस प्रणाली में चेंजेस किया था यू ललित ने। अब किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होता है, जो मान लीजिए वर्षों से कोई परंपरा आ रही है, तो उस परंपरा जो वर्षों से चली आ रही परंपरा को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाता है या इसमें कुछ चेंजेस होता है, तो कुछ लोगों को वो गलत लगता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ को इस गलत लगा, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जैसे ही ये नई प्रणाली जो हम लेकर आए हैं ये हैबिचुअल हो जाएगा, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है, राइट। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए आज तक क्या क्या प्रक्रिया अपनाया गया, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है, ये चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। लगातार मैं बोलता हूं कि 3 रिफॉर्म्स आप निश्चित तौर पे देखिए, एक पुलिस रिफॉर्म्स, एक जुडिशियल रिफॉर्म्स और एक जेल रिफॉर्म्स। ये तीनों रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम कुरान के व्याख्याकार नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हिजाब को लेकर के इशू चल रहा है। अगेन मैं बैकग्राउंड आपके साथ चर्चा कर देता हूं, लेकिन मैं इस न्यूज़ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सब जुडिशियल है, ये अभी विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए विशेष मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैटर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। मैटर ये है कि कर्नाटका सरकार ने स्कूल में हिजाब को बैन कर दिया कि आप स्कूल आइएगा तो हिजाब पहन करके नहीं आ सकते, स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को पहन के आइए। इसको लेकर के कर्नाटका में काफ़ी विवाद हुआ, और कर्नाटका में विवाद इसको लेकर के हुआ तो कर्नाटका हाई कोर्ट में मैटर गया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि कर्नाटका सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय उचित है। स्कूली स्तर पे हिजाब नहीं होना चाहिए, स्कूल का अपना ड्रेस कोड है उसको पहन के आना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दिया जा रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और जो पक्षकार वकील हैं कपिल सिब्बल जी, वो मांग कर रहे हैं कि हिजाब होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान में भी हिजाब होना चाहिए, इसकी वो वकालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे हैं। SCO में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे होगी बात। अगेन SCO को लेकर के यहाँ पे आप लोग नज़र बना कर रखिएगा कि SCO के समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का या SCO समिट के दौरान क्या आउटपुट निकलता है, क्या डिक्लेरेशन साइन होता है, उस पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत, सेना प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होना है। कोरोना के दौरान हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही सीखी कि हमें अब आत्मनिर्भर होना है, हर एक चीज़ में आत्मनिर्भर होना है, ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि हर एक चीज़ में आत्मनिर्भर होना है।
और इसी आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर योजना सरकार लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, विशेष रूप से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत पहली बार रक्षा उत्पादन निर्यात करने वाले 25 देशों में शामिल हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिप्री की रिपोर्ट कर रही है। सिप्री ने कहा है कि जो टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्री है डिफेंस में, उसमें भारत पहली बार शामिल हुआ। पिछले 5 वर्ष में भारत का निर्यात 334% बढ़ा। निर्यात भारत का काफ़ी बढ़ा है। भारत 84 देशों को निर्यात करना शुरू किया है। तो हम डिफेंस सामान अब बनाते हैं। 84 कंट्री को हमने डिफेंस सामान एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आज भी हम अपनी ज़रूरत का 60% आयात करते हैं। इससे हमें घटाने की आवश्यकता है। जितना हम आयात करते हैं 60% हम अपनी ज़रूरत का आयात आज भी करते हैं, इसको घटाने की आवश्यकता है। पहले 50% करना, फिर 40% करना, और धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर होना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भारत है डिफेंस सेक्टर का। तो क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि डिफेंस सेक्टर का भारत विश्व का अगर सेकंड नंबर पे आयातक है, इंपोर्टर है, तो फर्स्ट नंबर में कौन इंपोर्टर है? वो सऊदी अरब है। विश्व में सबसे अधिक डिफेंस सामान का इंपोर्ट करता है सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पे है भारत। दो 2021-22 में भारत ने रक्षा निर्यात के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। यानी 13,000 करोड़ रुपया भारत ने कमाया है 2021-22 में डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट करके। अब यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर में जो विदेशी निवेश की सीमा है 49% से बढ़ा करके 74% 2020 में सरकार ने कर दिया था। अब देखिए, सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ प्रयास किया। सबसे पहले सरकार ने 101 रक्षा उपकरण पे रोक लगाने का फैसला किया। ये फैसला दिसंबर 2025 तक होगा। मतलब सरकार ने सबसे इम्पॉर्टेंट रक्षा सामान, जो 101 रक्षा सामान है, इसका एक लिस्ट तैयार किया कि ये सामान रक्षा सामान है जो हम विदेश से मंगाते हैं। उसको दिसंबर 2025 तक हम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। यानी इसका निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा और इसकी आयात को पूरी तरह से हम प्रतिबंधित कर देंगे। सिंपल लॉजिक यही होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो वर्तमान में वो चीज़ की हमें आवश्यकता है, उसे वर्तमान में हमें मंगाना होगा। लेकिन एक डेडलाइन हम बना लेते हैं कि चलिए 2022 तक हम इसका निर्माण करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही हम इसका निर्माण खुद से करना शुरू करेंगे, इसका हम इंपोर्ट बंद कर देंगे। तो 101 सामान का जैसे ही सरकार 2025 तक टाइम लिया है, दिसंबर 2025 तक का, जैसे ही सरकार इसका निर्माण खुद से करना शुरू करेगी, इसके इंपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। और 69 उपकरण को दिसंबर 2020 में ही बंद कर दिया गया। 69 उपकरण जो हम विदेश से मंगाते थे, भारत उसमें आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत उसके आयात को बंद कर दिया। रूस से आज भी हम 59% अपना रक्षा सामान जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें 59% हम रूस से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भारत की डिपेंडेंसी रूस पे आज भी है, क्योंकि आज भी हम आधे से अधिक रक्षा सामान रूस से आयात करते हैं। 19% हम अमेरिका से आयात करते हैं, 11% इजराइल से करते हैं, और 7% हम फ्रांस से आयात करते हैं। सरकार 2007 से लेकर के अब तक 1.24 लाख करोड़ रुपए का आयात अमेरिका से कर चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा सरकार ने एक IBEX का संचालन किया, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का सरकार संचालन किया था। इसके अलावा इसके तहत सरकार नई कंपनी को, जो नई स्टार्टअप कंपनी है, उसको डिफेंस सेक्टर में सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अधिक से अधिक स्टार्टअप कंपनी को सरकार डिफेंस सेक्टर में जोड़ रही है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर भी याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। एक तो तमिलनाडु में बनाया है और एक यूपी में बनाया है। तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर सरकार बनाया है, उसमें 5 शहर हैं, चेन्नई, होसूल, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। और जो उत्तर प्रदेश में बना है वो है लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। इसके अलावा एक और सरकार की नीति पे मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020। रक्षा उत्पाद
उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2022-20 के तहत ही सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहती है और इसके तहत सरकार ने 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट निर्यात नीति है, एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस नीति है जिसके माध्यम से सरकार डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहती है। बाकी ये बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करने का। शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए इंडियन स्वच्छता लीग बेसिकली युवाओं का एक लीग होगा जो प्रत्येक शहर में इसका गठन होगा, जहां पे युवा अपने शहर को साफ करेंगे और जो शहर अधिक साफ होगा उसे प्राइज भी मिलेगा। देखिए, ज्ञानवापी इशू जब भी चर्चा में चलता है तो मैं ये चूंकि पॉलिटिकल न्यूज़ अधिक हो जाता है या मान लीजिए कोर्ट में इसका विवाद चल रहा है तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ज्ञानवापी इशू चर्चा में चलता है तो उसके बैकग्राउंड में एक एक्ट है जो काफ़ी चर्चा होती है उस एक्ट की, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो इसके बैकग्राउंड में है, जो काफ़ी चर्चा चलती है। इस एक्ट की जो अधिनियम है, यानी ये अधिनियम है, इसकी धारा 3 के तहत पूजा स्थल पे जहां तक उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग पूजा स्थल वर्ग में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी एक पूजा स्थल को दूसरे पूजा स्थल के रूप में आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक चर्च को मान लीजिए आप मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या एक चर्च को आप गुरुद्वारे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एक चर्च को आप मदरसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 4 के 2 में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील, अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 को लंबित थी, इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी। यानी वो सारा केस जो 15 अगस्त 1947 से पहले चल रहा था, हमारे देश में आज़ादी से पहले चल रहा था, जहाँ पे मान लीजिए कुछ स्थलों को, कुछ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, या कुछ मंदिर को तोड़ करके गिरजाघर में कन्वर्ट कर दिया गया था, या कुछ गुरुद्वारे को तोड़ करके गिरजाघर में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। और इसी अधिनियम की धारा 4 के 2 सब क्लॉज 2 पे काफ़ी विवाद चल रहा है कि ऐसा क्यों। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट को बदलने की बात भी कर रही है सरकार। इसकी कोशिश कर रही है कि इसको बदला भी जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट यद्यपि यह सब जुडिशियल मैटर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, सॉरी आई थिंक उच्च न्यायालय में ही ये विचाराधीन है। देखते हैं इस पर माननीय उच्च न्यायालय क्या डिसीजन सुनाती है। अमित शाह के सामने असम सरकार और आदिवासी समूहों में शांति समझौता। देखिए, जो 8 आदिवासी समूह हैं जो लगातार हथियार उठाते थे असम में, उसमें शांति समझौता अब हो गया। वो हथियार रख चुके हैं, शांति की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि असम के बहुत जगह से, असम के कुछ ही पार्ट में अब आस्फा कानून लागू है, बहुत जगह से असम से आस्फा कानून हट चुका है। तो अगर आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आस्फा आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आस्फा मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को ही आस्फा कहते हैं। 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लाया गया, 3 माह के भीतर इसे कानूनी जमा दे दिया गया, इन्हें कानून बना दिया गया। तो पहले ये अध्यादेश था, बाद में इसमें कानून बना दिया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत इसलिए भी थी कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के क्षेत्र में उग्रवाद की समस्या बढ़ रही थी, हिंसा की समस्या बढ़ रही थी, विदेशी आक्रमण बढ़ रहा था, अलगाववाद बढ़ रहा था, पूर्वोत्तर को अलग देश बनाने की मांग कर रही थी, ग्रेटर नागालैंड का मांग हो रहा था, उसके लिए, उसे रोकने के लिए इसकी आवश्यकता थी। 1972 में कुछ संशोधन के साथ इसे मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर राज्य में इसे लागू कर दिया गया था। और जैसे जैसे वहाँ पे देखते हैं कि शांति व्यवस्था कायम होती है, वैसे वैसे वहाँ से आस्फा कानून हटा लिया जाता है। यानी
आस्फा के तहत जो मिलिट्री फोर्स है उसको विशेष पावर दिया गया। कई बार आपने देखा होगा कि आस्फा के तहत मिलिट्री ने किसी का गलती से अगर किसी का गोली लग भी जाती है तो मिलिट्री इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसलिए इसको हटाने की लगातार मांग होती है, पूर्वोत्तर से इसको हटाने की मांग होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलगाववादी संगठन जो है हथियार डालता है वहाँ वहाँ से इसे वापस ले लिया जाता है और इसको हटाने के लिए विवेक जोशी समिति बनाई गई है। ये समिति ये डिसाइड कर रही है कि किस तरह से समस्त पूर्वोत्तर से आस्फा कानून को हटा लिया जाए। मेघालय से और त्रिपुरा से इसे हटा लिया ऑलरेडी गया है, असम के भी कई पार्ट से इसे हटा लिया गया है, असम के कुछ पार्ट में अभी भी आस्फा लागू है। देखिए ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, ये एडिटोरियल आप लोग पढ़िएगा। और इंडिया यूएसए रिलेशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लगभग आधे घंटे की आधे घंटे नहीं 20 मिनट की वीडियो होगी, निश्चित तौर पे आप लोग देखिएगा। और इंडिया यूएसए रिलेशन में कुछ सकारात्मक संबंध मैंने चर्चा किया, जैसे यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। भारत यूएसए रिलेशन का अगर आप देखिएगा मेरा वीडियो तो लगभग 6 या 7 पॉइंट जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट चर्चा किया है कि जहाँ भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम करते हैं। लगभग 12 पॉइंट मैंने नेगेटिव पॉइंट चर्चा किया है जहां दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हुए दिखते हैं। 13वां पॉइंट में आप ऐड कर लीजिएगा नेगेटिव संबंध में ही कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान रिसेंटली यूएसए ने दिया, और F-16 जो लड़ाकू विमान पाकिस्तान को यूएसए ने दिया है इसको लेकर के भारत के रक्षा मंत्री ने सख्त आपत्ति दर्ज की कि आप हमारे एलाय होकर भी हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को आज भी रक्षा उपकरण दे रहे हैं, ऐसा क्यों? राइट। देखिए विदेशी संबंध जो होता है ना वो पूरी तरह से ना तो वाइट होता है ना तो पूरी तरह से ब्लैक होता है। फॉरेन रिलेशन ना तो पूरी तरह से वाइट होगा ना पूरी तरह से ब्लैक होगा, एक ग्रे शेड्स होता है। यानी ना तो हमारा किसी भी देश के साथ हमारा कितना अच्छा से अच्छा दोस्त हो कोई भी देश, उसके साथ हमेशा ऐसा नहीं कि सकारात्मक संबंध ही होगा, और कितना खराब से खराब कंट्री हो, पाकिस्तान ले लीजिए, हमारे वर्स्ट रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, लेकिन कुछ जगह पाकिस्तान के साथ भारत भी सहयोग करता है। राइट। तो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता फॉरेन रिलेशन या विदेशी संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, एक ग्रे शेड्स मौजूद होता है। दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव भी संबंध होगा, कुछ निगेटिव भी संबंध होगा। रूस के साथ जल्द रुपए में व्यापार शुरू करेगा भारत, निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। इसको भी देख लीजिएगा, ग्रीन ईंधन को बढ़ावा दे ऑटोमोबाइल सेक्टर। पर्यावरण के दुष्प्रभाव को कम करने में भारत निभाएगा अग्रणी भूमिका। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है पीटी में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ये पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल दी तो माना जाएगा युद्ध में शामिल है। अगर अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल अगर यूक्रेन को देता है तो रूस ये मानेगा कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और रूस अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा, ये रूस ने कहा है। भारत की विकास यात्रा में अमेरिका रहेगा प्रमुख साझेदार, पीएम मोदी। देखिए अमेरिकी संसद जो है जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस में भारत के 75 आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने पे वहाँ पे एक आयोजन किया गया है, उसी को लेकर के पीएम मोदी का स्टेटमेंट है कि भारत के विकास में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को सबसे बड़ा मददगार बना है भारत। आर्थिक संकट जब श्रीलंका पे घिरा है तो चाइना पीछे छोड़ दिया और भारत इसका मददगार बना है। ये टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हमने आपके साथ चर्चा किया है कि आखिर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या कारण है। 3 बेसिकली कारण है जो मैंने आपके साथ चर्चा किया था। कौन कौन सा कारण है? एक कारण है कि चीनी लोन में श्रीलंका जिस तरह से ट्रैप हुआ वो ट्रैप नहीं होना चाहिए। चीनी लोन में श्रीलंका को ट्रैप नहीं होना चाहिए। राइट, एक तो चीन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि श्रीलंका में
जो है वो रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से वर्षों से जो वहाँ पे खेती चल रही थी, एग्रीकल्चर चल रही थी, उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग होता था, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग होता था, उसको रातों रात श्रीलंका ने बैन कर दिया। तो ये इसलिए भारत के लिए भी सीख है या विश्व के देशों के लिए भी सीख है कि कोई चीज़ें अगर आपके यहाँ लगातार चल रही है, वर्षों से चल रही है, तो इसको आप इमीडिएट बैन नहीं कर सकते हैं, रातों रात बैन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण कोविड। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पे डिपेंड करती है। कोविड के कारण श्रीलंका का पर्यटन तबाह हो गया, जिसके कारण श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा। तो ये 3 बेसिक कारण हैं। रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा किया। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इन्होंने संन्यास की घोषणा किया। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। मेरी कोशिश अब ये रहती है, चूँकि मेरे पास समय कम है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट आप ये जाने कि न्यूज़ में क्या पढ़ना क्या छोड़ना। न्यूज़ में अगर कोई न्यूज़ पढ़ना तो उसका किस पार्ट को पढ़ना, ये सब चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो, ये मेरी कोशिश होती है। तो मिलते हैं मंडे को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।